गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम भारतीय दर्शन में आज आस्तिक दर्शनों की शुरुआत करने जा रहे हैं और आस्तिक दर्शनों में हम सबसे पहले न्याय दर्शन को शुरू करने वाले हैं। देखिए, आस्तिक दर्शन में हम 6 स्कूल्स पढ़ेंगे या 6 दर्शन पढ़ेंगे। उनमें से दो दर्शनों का नाम एक साथ लिया जाता है। इसके पीछे वजह ये है कि वो दोनों दर्शन की एक शाखा पर अपना विशेष अधिकार रखते हैं और उन दोनों के मिलने से वो दर्शन पूरा होता है। जैसे न्याय दर्शन अपने प्रमाण शास्त्र के लिए जाना जाता है कि इसमें प्रमाण शास्त्र की या ज्ञान मीमांसा की बहुत ही गहन और तार्किक बात हुई है। इसके साथ वैशेषिक दर्शन का नाम लिया जाता है। वैशेषिक दर्शन की तत्व मीमांसा बहुत सुदृढ़ मानी जाती है, या उसका जो विशेष बात है वो उसकी तत्व मीमांसा, इसलिए न्याय वैशेषिक का नाम अक्सर साथ लिया जाता है। तो न्याय की प्रमाण मीमांसा और वैशेषिक की तत्व मीमांसा, इसको दोनों स्वीकार भी करते हैं। न्याय वैशेषिक की पदार्थ मीमांसा को स्वीकार कर लेता है और वैशेषिक न्याय की ज्ञान मीमांसा को स्वीकार कर लेता है, इसलिए भी एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। आगे जाके हम देखेंगे सांख्य योग के बारे में ऐसे ही कहा जाता है और इसी तरीके से पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा के बारे में भी कहा जाता है। तो अब हम न्याय दर्शन को शुरू करते हैं। तो न्याय दर्शन के जो प्रणेता रहे, पहली बात तो ये कि न्याय आस्तिक दर्शन है तो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करता है। हालांकि वो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करता है, लेकिन इसने अपना तर्कशास्त्र, अपना प्रमाण शास्त्र जो भी दिया वो अपने स्वतंत्र चिंतन के आधार पर दिया। मतलब हाँ, ये वेदों में उपनिषदों में जो आत्मा का सिद्धांत है, जो जगत के बारे में बताया है, उस पर बात कही है, उसको स्वीकार किया है, लेकिन अपनी तत्व मीमांसा से, अपनी ज्ञान मीमांसा से संगत विचार ही इसने दिए हैं। तो जो न्याय दर्शन का आधार है वो है न्याय सूत्र, और न्याय सूत्र की रचना की महर्षि गौतम ने। आगे जाकर न्याय सूत्र पर बहुत सी टीकाएं, भाष्य लिखे गए, मतलब उनकी व्याख्या की गई। न्याय सूत्र संस्कृत के कुछ वाक्य रहे, इन्हें आगे जाके महर्षि गौतम के शिष्यों ने, कुछ और विद्वानों ने, कुछ और ऋषियों ने उन्हें सरल बनाने के उद्देश्य से और उसमें और संशोधन करने के उद्देश्य से उस पर उसकी व्याख्याएं की टीकाओं के रूप में। ये सब हम जानते हैं। न्याय दर्शन को बेसिकली 2 भागों में बांटा जाता है। एक न्याय दर्शन है प्राचीन न्याय और एक है नव्य न्याय। प्राचीन न्याय का आधार न्याय सूत्र है और नव्य न्याय जिसे कहा जाता है उसका आधार तत्व चिंतामणि है, गंगेश उपाध्याय की पुस्तक। तो पुरानी जो न्याय मीमांसा है, या एक तरीके से कह सकते हैं जो पुराना न्याय दर्शन है, वो तत्व शास्त्र पर जोर देता है। हालांकि वहाँ भी प्रमाण शास्त्र के और ज्ञान के स्वरूप की बात हुई है, लेकिन जितनी तार्किकता से और जितना ज़्यादा जोर प्रमाण शास्त्र में नव्य न्याय देता है, बहुत सूक्ष्मता से, गहराई से, उतना प्राचीन न्याय नहीं देता। प्राचीन न्याय में अगर कहीं कोई चूक रह गई तो उसे गंगेश उपाध्याय ने तत्व चिंतामणि में सही किया। अब हम न्याय दर्शन शुरू करते हैं। तो न्याय दर्शन में 16 पदार्थ माने गए हैं। ये 16 पदार्थ मैंने आप सब लोगों के सामने लिख दिए हैं। अब अपन एक एक करके जानते हैं कि किसे क्या कहते हैं। तो सबसे पहला है प्रमाण। ज्ञान के साधन को प्रमाण कहा जाता है कि जिस साधन से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और न्याय दर्शन में 4 तरीके के प्रमाण माने गए हैं। एक है प्रत्यक्ष, एक है अनुमान, एक है शब्द, एक उपमान। जब हम न्याय का प्रमाण शास्त्र पढ़ेंगे तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रमेय, ज्ञान के साधन को प्रमेय कहा जाता है। मतलब जिस भी जगत में या जगत से परे या मानव या आत्मा, जिस भी विषय के बारे में हम जानेंगे उसे प्रमेय कहा जाता है। बेसिकली ज्ञान का विषय, और बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ज्ञान के कुछ विषयों को जानें। देखिए, न्याय का उद्देश्य भी बेसिकली मोक्ष प्राप्त करना ही है। और ये कहते हैं मोक्ष हम कैसे प्राप्त करेंगे? मोक्ष हम प्राप्त करेंगे जब हम वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को जान लेंगे। और वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए ये ज़रूरी है कि हम
न्याय में जो प्रमाण शास्त्र बताया गया है, न्याय में ज्ञान के जो साधन बताए गए हैं, ज्ञान का जो स्वरूप बताया गया है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें तो हमारी दृष्टि सम्यक दृष्टि रहेगी जगत के विषय में। ठीक है। फिर है संशय। संशय मन की एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें मन के सामने दो या दो से ज़्यादा विकल्प होते हैं, लेकिन वो क्लियर नहीं होते हैं, निश्चित नहीं होता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, या फिर ज़्यादा सही कहें तो हमें पता नहीं होता कि विषय है क्या, मतलब जो विषय विशेष है उसकी जानकारी हमको नहीं होती। संशय मन की ऐसी अवस्था होती है। उसके बाद है प्रयोजन। जब हम किसी भी विषय के ज्ञान प्राप्त करने के लिए या कोई भी कार्य जब हम किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर करते हैं तो उसे प्रयोजन कहा जाता है। या फिर ये समझिए कि हम कुछ कार्य करते हैं किसी भी पूर्ति के लिए, वो प्रयोजन होता है हमारा। ठीक है। और दृष्टांत क्या होता है? मान लीजिए हम जीवन में अलग अलग तरीके के अनुभव करते हैं, ये जो हर एक अनुभव हमें प्राप्त होता है ये एक दृष्टांत बन जाता है, हमारे सामने उदाहरण बन जाता है उस कार्य की सफलता का या असफलता का। फिर उसका सहारा लेकर हम ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। इन दृष्टांतों से, इन उदाहरणों से हमारा जो ज्ञान है वो सबल बनता है कि हमें ऐसे अनुभव रहे हैं तो हमें ऐसा करना चाहिए, हमारे ऐसे अनुभव रहे हैं तो हमें ये नहीं करना चाहिए। उसके बाद आता है सिद्धांत। ज्ञान के क्षेत्र में या व्यवहार के क्षेत्र में कुछ मान्यताएं प्रचलित होती हैं। उन मान्यताओं को सही मानकर जब हम आगे बढ़ते हैं, अनुभव हमारा होता है, हम कुछ कार्य करते हैं, अगर वो सही साबित होते हैं तो वो सिद्धांत बन जाते हैं, और अगर वो गलत साबित होते हैं तो उनमें जो गलती की जो वजह है उसे दूर किया जाता है और उसे सिद्धांत में तब्दील किया जाता है। मतलब कुछ भी स्थापित है उसको मानकर जब हम ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो वो अपनी सटीकता के कारण बाद में सिद्धांत में बदल जाता है। अवयव। देखिए, अवयव का मतलब तो वैसे अंग होता है। अनुमान के कई अंग होते हैं जिन्हें हम अनुमान प्रमाण पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो अनुमान के अवयवों को ही अवयव कहा जाता है, या अनुमान के अंगों को ही अवयव कहा जाता है। वो 5 अवयव है, उनको हम आगे पढ़ेंगे। फिर है तर्क। तर्क क्या होता है? जब हमें कोई बात सही साबित करनी होती है तो ये तर्कशास्त्र में प्रचलित है कि आप उसके विपरीत को सत्य मानिए और उसे गलत साबित करके दिखा दीजिए। मतलब अगर मेरी बात सही है तो मुझे विपक्षी की बात गलत साबित करनी होगी। गलत साबित करने के लिए पहले मुझे ये मानना पड़ेगा कि वो सही कह रहा है, वो जो ये कह रहा है कि मैं सही कह रहा हूँ, इसे मुझे स्वीकार करना होगा और फिर मुझे उस बात को गलत साबित करना होगा। ये तर्क करने का एक तरीका है। उसके बाद आता है निर्णय। जब हम किसी भी विषय के बारे में या व्यवहार के बारे में या अनुभव के बारे में कुछ निश्चित ये कह सकते हैं कि निर्णय तो इसे कह ही रहे हैं, कुछ भी निश्चितता के साथ तय करते हैं। तो ज्ञान के क्षेत्र में हो सकता है कि कुछ बात हमने तय कर ली है तो वो हमारा निर्णय होता है। किसी बात को लेकर हो सकता है, किसी व्यवहार को लेकर हो सकता है। निश्चितता जब हमारे ज्ञान में, हमारे व्यवहार और आचरण में आ जाती है तो वो निर्णय में तब्दील हो जाती है। फिर है वाद। वाद दरअसल एक ऐसा विचार है जिसे हम तर्कों से और प्रमाण से सही साबित करते हैं और उसको विपक्षी जो कह रहा है उस बात को गलत साबित करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। वाद मतलब अपना विचार जो हम तर्कों के माध्यम से सामने वाले के सामने रखते हैं। उसके बाद आता है जल्प। देखिए, जल्प का मतलब होता है जीतने के लिए तर्क करना। हम किसी भी विषय में वाद विवाद करते हैं तो हमारा उद्देश्य अपना पक्ष सही साबित करना होता है। तो अपने पक्ष को सही साबित करने के लिए या वाद विवाद में विजय प्राप्त करने के लिए जब हम तर्क करते हैं तो उसको जल्प कहते हैं। उसके बाद है वितंडा। वितंडा का आशय भी एक तरीके से जीत के लिए तर्क करना है, बस वितंडा के आने पर थोड़ी दुष्टता आ जाती है, थोड़ी हम ये कह सकते हैं कि धूर्तता आ जाती है, जहाँ पर उसका उद्देश्य येन केन प्रकार सिर्फ और सिर्फ विजय प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना या सत्य का अन्वेषण प्राप्त करना उसका उद्देश्य कभी भी नहीं है, उसे सिर्फ जीतना है। इसलिए वो उल जुलूल कैसे भी तर्क कर सकता है, इसे वितंडा कहा जाता है। मतलब सामने वाला ये कहे कि मैं नहीं जानता सही क्या है लेकिन आपकी बात भी गलत है, जब वो इसी तरीके की बातें दोहराता है तो वो वितंडावाद कहलाता है। उसके बाद आता है हेतुवाद। देखिए, अनुमान सत्य होने के लिए, मतलब अपने आप को सही साबित करने के लिए हेतु पर निर्भर करता है। हेतु मतलब कारण पर निर्भर करता है। अगर कारण में कोई दोष हो तो अनुमान भी दूषित हो जाता है। तो जो हेतु में दोष होता है जिसकी वजह से अनुमान दूषित हो जाता है उसे हेतुआभास कहा जाता है।
जब हम अनुमान पढ़ेंगे तो हम हेत्वाभास पढ़ेंगे, जो 5-6 तरीके के हेत्वाभास हम जानते हैं। अब इसमें एक बात और, बहुत सार में मैं कहूँ तो अनुमान के दोष को हेत्वाभास कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है छल। देखिए, छल भी एक तरीके से किसी व्यक्ति की कही हुई बात का विपरीत अर्थ निकाल के, मतलब व्यक्ति कुछ और कहना चाह रहा है, आप उसका कुछ और अर्थ निकाल कर उसे उस तरह समझे, वो होता है छल। एक तरीके का दुष्ट उत्तर हम छल को कह सकते हैं। मान लीजिए कोई ये कहे कि मेरे पास 9 कंबल है, तो उसके कहने का उद्देश्य नए कंबल से, लेकिन हम उसे 9 को 9 के संदर्भ में ले लें, संख्या के संदर्भ में ले लें, और ये समझे सामने वाले के पास 9 कंबल हैं, तो ये एक तरीके का दुष्ट उत्तर है और इसे हम छल कह सकते हैं। फिर है जाति। जाति में देखिए क्या होता है, जाति का मतलब क्या होता है, समान वस्तुओं का समूह जाति कहलाता है। जब समान वस्तुओं के समूह को असमान वस्तुओं के समूह के साथ भेद दिखाया जाता है, उसे जाति कहा जाता है। दोनों के बीच में अंतर किया जाता है, समान और असमान वस्तुओं के मध्य भेद करने को जाति कहा जा सकता है। निग्रह क्या होता है, मान लीजिए हम जब तर्क वितर्क करने लगते हैं तो एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं जीत रही हूँ तब तो ठीक है, लेकिन अगर मैं हार रही हूँ तो वो स्थान जहाँ मैं अपनी हार स्वीकार कर लूँगी उसको निग्रह स्थान कहते हैं, मतलब पराजय के स्थान को निग्रह स्थान कहते हैं। तो ये 16 पदार्थों का उल्लेख न्याय करता है, इसलिए करता है ताकि हम इन्हें जानकर जगत में वस्तु के वास्तविक स्वरूप को जानें, और आगे जब हम उसका प्रमाण शास्त्र तर्क शास्त्र पढ़ेंगे वहाँ हमें इन 16 पदार्थों की जानकारी होने से बहुत कुछ मदद मिलेगी। हालांकि इनमें से कई जैसे हेत्वाभास हैं, प्रमाण है, प्रमेय है, ये सब जाति है, अवयव है, तर्क है, ये हम आगे जब इसका ज्ञान सिद्धांत, इसकी ज्ञान मीमांसा पढ़ेंगे तो और डेप्थ में पढ़ेंगे। अब हम शॉर्ट में इसका ज्ञान का सिद्धांत भी देख लेते हैं। देखिए, जब हम न्याय की ज्ञान मीमांसा की बात करेंगे तो बहुत डेप्थ में मैं एक तरीके से कहूँ प्रमाणों पर सबसे ज़्यादा बात ही न्याय ने की है। तो हम ये जानने की कोशिश तो करें सबसे पहले कि उसके हिसाब से ज्ञान होता क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान का सिद्धांत क्या है। तो न्याय दर्शन में ज्ञान को बुद्धि भी कहा जाता है और ज्ञान को उपलब्धि भी कहा जाता है। ज्ञान बुद्धि के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं, उपलब्धि जब हम किसी वस्तु को जान लेते हैं तो ये एक तरीके से हमें कुछ प्राप्त हुआ, इसलिए उसे उपलब्धि कहा जाता है। ज्ञान को सामान्यतः 2 अर्थों में प्रयोग किया जाता है, एक व्यापक अर्थ है और एक संकुचित अर्थ है। अगर हम उसे संकुचित अर्थ में प्रयोग करेंगे तो ज्ञान का मतलब हमेशा यथार्थ ज्ञान होगा, मतलब सही ज्ञान ही ज्ञान है। लेकिन अगर मैं ज्ञान का अर्थ व्यापक अर्थ में लूँ तो इसमें सही और गलत दोनों ज्ञान आ जाएंगे, यथार्थ और अयथार्थ दोनों किस्म के ज्ञान आ जाएंगे। ये व्यापक अर्थ में ज्ञान का संदर्भ लेना है या ज्ञान का अर्थ लेना है। न्याय दर्शन में ज्ञान को व्यापक अर्थ में लिया गया है। मान लीजिए कोई रस्सी को रस्सी समझता है अंधेरे में तो उसे यथार्थ ज्ञान है, लेकिन अगर वो रस्सी को सर्प समझ ले अंधेरे में तो वो अयथार्थ ज्ञान है। ये दोनों ज्ञान के सिद्धांत में शामिल हो जाते हैं न्याय के अनुसार। ये निर्भर करता है कि ज्ञान का कौन सा अर्थ लिया जाता है। अब ज्ञान के कुछ गुण न्याय ने बताए हैं, जैसे ज्ञान प्रकाश में होता है। प्रकाश में मतलब जिस भी वस्तु के पास होता है उस वस्तु को प्रकाशित करता है। ज्ञान का स्वरूप प्रकाश में है। अब वो प्रकाश में होना सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया कि न्याय क्या करता है, न्याय सिर्फ न्याय के अनुसार उसने जो ज्ञान का अर्थ लिया है वो व्यापक है, तो उसमें यथार्थ और अयथार्थ दोनों शामिल हो जाएंगे। अगर ज्ञान को प्रकाश में मानेंगे तो वो गलत वस्तु को भी प्रकाशित कर सकता है, या उसके माध्यम से जो प्रकाशित हो सकता है वो अयथार्थ भी हो सकता है, मतलब हमें गलत ज्ञान भी हो सकता है। इस बात को न्याय स्वीकार करता है। जबकि पश्चिमी दर्शन में जिसे नॉलेज कहा जाता है वो हमेशा सही ही होती है, लेकिन हमारे यहाँ उस नॉलेज को अगर हम ज्ञान कहें तो उसमें सही गलत दोनों शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा ज्ञान की एक विशेषता और ये मानी जाती है कि ज्ञान के आधार पर ही हम कार्य करते हैं। तो ज्ञान को व्यवहार का आश्रय कहा जाता है, मतलब मुझे सही ज्ञान होगा उसके आधार पर मैं कार्य करूँगी तो सही रहेगा, गलत ज्ञान भी होगा उसके आधार पर भी हम कार्य करते हैं। तो ज्ञान, पहले ज्ञान प्राप्त होता है उसके बाद हम कार्य करना शुरू करते हैं। तो हमारे कार्य का, हमारे व्यवहार का आश्रय हमेशा ज्ञान होता है। वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, वो हमारे कार्यों की सफलता असफलता पर निर्भर करता है। उसके बाद तीसरी चीज़ है वो है ज्ञान आत्मा का गुण है। आखिर ज्ञान को प्राप्त कौन करता है? ज्ञान का साधन प्राप्त नहीं कर सकता, साधन के माध्यम से तो हम ज्ञान को जानते हैं।
विषय ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। विषय का तो ज्ञान प्राप्त होता है। तो बेसिकली ज्ञान किसको प्राप्त होता है? ज्ञान ज्ञाता को प्राप्त होता है। ज्ञाता यानी आत्मा, आत्मा ज्ञान को जानती है, इसीलिए ज्ञान को आत्मा का गुण कहा जाता है कि आत्मा ज्ञान प्राप्त करती है। ये हमने मोटा मोटा आज न्याय दर्शन का ज्ञान का सिद्धांत जाना और उसके 16 प्रकार जाने। कल हम उसके प्रमा अप्रमा और प्रत्यक्ष को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।